Hello and welcome to today's session. Myself Professor Roshan Yarne from Electrical Department NIT Polytechnic Nagpur. So student, in last lecture we already learned about the armature reaction and its various effect on various power factor. ठीक है, तो जो लोड होते हैं या वेरियस लोड के ऊपर या वेरियस पावर फैक्टर के ऊपर आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. नाउ टुडे we learn about the 3.10, that is the next topic and the last topic of this unit, that is the synchronous impedance method. ये एक मेथड है जिससे हम अल्टरनेटर का क्या फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन. यानी वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ईएमएफ मेथड भी बोला जाता है या फिर एम्पियर टर्न मेथड या ईएमएफ मेथड जो मोस्टली इसको बोला जाता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विद कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. The course outcome is use the relevant three-phase alternator for different load conditions, and the learning outcome are after completing this video you should be able to understand about the synchronous impedance method to find the voltage regulation and understand about the various factor affecting to the terminal voltage. ये हमें इस वीडियो को देखने के बाद, लर्न करने के बाद हमें पढ़ने को मिलेगा. And the program outcome mapping, this table will be shows the program outcome mapping where this topic will be relevant or satisfied the PO1, PO2 and PO9 and PO10 and the PSO2, that is program specific outcome 2. इसको ये क्या करता है, specified करता है. Okay, so now let us start a video with first the factor affecting to terminal voltage of alternator. So कौन से ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज जो अल्टरनेटर का होता है उसको अफेक्ट करता है, ये हमें देखना है. सो उसके लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा जो अल्टरनेटर की. तो ये अल्टरनेटर की इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, जहां पे ये आपको ईजी जो दिख रहा है ये है ईएमएफ, यानी जो अल्टरनेटर का ईएमएफ जनरेट होता है वो, और ये हम क्या करते हैं, ईएमएफ को लोड को देते हैं. लेकिन जब ये ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, ये लोड को जाने के पहले तीन फैक्टर से ये जाके गुजरता है. एक आरए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक्सए यानी आर्मेचर का रिएक्टेंस और एक्सएआर यानी आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस. इन तीनों जगह पे क्या होता है, ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ड्रॉप होके फिर बचा हुआ वोल्टेज कहा जाता है लोड को जाता है. और इसीलिए हमें टर्मिनल वोल्टेज में जो टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है यानी लोड के अक्रॉस का ये वोल्टेज है, ये हमेशा जो ईएमएफ जो जनरेट होता है उससे क्या होता है, मिनिमम वोल्टेज ही मिलता है. यानी समझ लो ईएमएफ में अगर 10 वोल्ट जनरेट हुआ तो अगर 1 वोल्ट अगर आरए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस ने खाया, एक्सए यानी रिएक्टेंस ने 1 वोल्ट अगर ड्रॉप किया, और एक्सए रिएक्शन ने अगर यानी अपना आर्मेचर रिएक्शन ने अगर 1 वोल्ट अगर ड्रॉप किया, तो अपने को लास्ट में जो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 में से 3 वोल्ट चला गया तो ओनली 7 वोल्ट. और इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज ये हमेशा फेज वोल्टेज से कैसा होता है, मिनिमम होता है. ठीक है, और वो किसके वजह से होता है, इन तीन कारणों के वजह से. सो कौन से तीन फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, तो वो है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर reaction. So these are the three factors that will be affected to the terminal voltage of alternator. वैसे ही और एक कुछ फैक्टर्स अपने को पढ़ना है जो वोल्टेज रेगुलेशन को अल्टरनेटर को कौन अफेक्ट करता है. तो इसके पहले सबसे पहले हमें जानना होगा वोल्टेज रेगुलेशन यानी क्या. तो वोल्टेज रेगुलेशन यानी द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन फुल लोड इज रिमूव्ड डिवाइडेड बाय द रेटेड टर्मिनल voltage. The percentage of voltage regulation is given by EPH minus VT divided by VT into 100. EPH यानी जो अपना EMF वोल्टेज है और VT यानी टर्मिनल वोल्टेज, ये हमेशा लेस देन होता है इससे. तो EPH में से जब टर्मिनल वोल्टेज को हम माइनस करेंगे, समझ लो जिससे मैंने इसके पहले एग्जांपल लिया, ये 10 वोल्ट था और 3 वोल्ट ड्रॉप होने की वजह से कितना मिला, 7 वोल्ट. तो 10 माइनस 7 डिवाइड बाय 7
इंटू 100, तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसके लिए अफेक्ट कौन कौन कर रहा है, तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सेम जो इसके पहले अपन ने देखे, टर्मिनल वोल्टेज को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस, रिएक्शन रिएक्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ लोड, क्योंकि हर एक अलग अलग पावर फैक्टर के ऊपर वजह से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन अपना चेंज होता है, इसलिए ये भी क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। सो दीज आर द 5 फैक्टर विच कैन अफेक्टिंग टू द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। नाउ सी हाउ द वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर से हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट अगर करना है तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक मेथड है जिससे हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अल्टरनेटर का। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, डायग्राम है, जिसको हमने सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड के लिए यूज किया है। क्या किया है इसमें हमने, तो एक अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का ये है आर्मेचर वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग F1 F2। इस फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में हमने डीसी सप्लाई दिया है। उस डीसी सप्लाई देने के वक्त हम यहाँ पे एक रेओस्टेट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम एक एमीटर लगाया हुआ है। ये एमीटर क्या करेगा, अपने को फील्ड करंट देगा, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उस आर्मेचर वाइंडिंग का यहां से अपने को 3 फेज सप्लाई आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट सप्लाई के अक्रॉस में अपन ने क्या किए, एक टीपीएसटी स्विच अपन ने लगाया है और टीपीएसटी स्विच के अक्रॉस में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे अपन ने एक एम मीटर लगा हुआ है। और ये तीनों फेज क्या किया है, शॉर्ट किया है। वो इसलिए किया है, आप लोगों को पता होगा कि आपने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी निकालने के लिए आपने एक टेस्ट किए थे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सेम सिमिलरली अगर अल्टरनेटर में भी अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है या इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी हमें वही 2 सेम टेस्ट करना पड़ता है, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और इसीलिए यहाँ पे आपको ये देखिए टर्मिनल में यहाँ पे एक टीपीएसटी स्विच लगा हुआ है, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच आपको दिख रहा होगा। ये इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है ताकि इसको हम क्या कर सके, अल्टरनेटर को ओपन सर्किट भी कर सके और अल्टरनेटर को शॉर्ट सर्किट भी कर सके। तो ये एमीटर आपको शॉर्ट सर्किट करंट देगा, तो ये वोल्टमीटर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज देगा। और यहां से आपको फील्ड करंट, तो यहाँ पे ये मेजर हो जाएगा। फील्ड वोल्टेज अगर आपको मेजर करना है तो आप जितना डीसी सप्लाई दोगे तो उसके अक्रॉस में वोल्टमीटर लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पे फील्ड वोल्टेज भी फील्ड का वोल्टेज भी आपको मिलेगा। अब इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट करना है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में अपन क्या करते हैं, इतने पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं जैसे आपने ट्रांसफार्मर का इसके पहले पढ़े हैं, सेम सिमिलरली अपन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टरनेटर को ऑन करेंगे, अल्टरनेटर को ऑन करके इस स्विच को ओपन रखेंगे। स्विच को ओपन रखने के बाद यहाँ से रेओस्टेट को अपन वेरी करेंगे, रेओस्टेट को वेरी करके अल्टरनेटर को क्या करेंगे, रन करेंगे। लेकिन अल्टरनेटर को आपको पता है कि रन करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, प्राइम मूवर की। दिस पीएम इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर एक प्रकार का मैकेनिकल या कोई मोटर लगा सकते हैं या फिर कोई अपन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अल्टरनेटर को घुमाने के लिए अपने को चाहिए होता है प्राइम मूवर, ठीक है। तो प्राइम मूवर का इस्तेमाल करेंगे, अल्टरनेटर को रोटेट करेगा। अल्टरनेटर रोटेट होने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट होने के वजह से यहाँ पे इसके अक्रॉस में अपने को क्या मिलेगा, वोल्टेज दिखेगा। नाउ यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो वोल्टेज यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे IF यानी फील्ड करंट, जो कि अपन ने वेरी किए थे फील्ड वाइंडिंग में, ताकि अपने को एक अपना जो अल्टरनेटर है वो अल्टरनेटर अपने को एक रेटेड वोल्टेज दे। वो रेटेड वोल्टेज फिर यहाँ पे VOC में अपन रिकॉर्ड करेंगे और फिर VOC अपना क्या है, अपने को मिला है लाइन वोल्टेज मिला है, उसको हम फेज में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट अपनी परफॉर्म होगी। एक बार ओपन सर्किट टेस्ट के ये पैरामीटर मिल गए तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल द इफेक्ट ऑफ चेंज इन IF ऑन EMF पर फेज द VOC PH इज प्लॉटेड, शो द ग्राफ OCC इन द ग्राफ।
आपको क्या करना है, उसके बाद ग्राफ निकालना है जिसमें आपको ओसीसी लाइन ड्रॉ करना है। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से ग्राफ निकलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है। सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको स्विच दिखाया टीपीएसटी, उस स्विच को क्लोज करना है और उसका जो टर्मिनल है, यानी टर्मिनल जो है अल्टरनेटर के, वो आउटपुट टर्मिनल को क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के वजह से वहां से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा आर्मेचर का, और उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आईएफ एक करंट देगा और आईएससी, इन दोनों के अक्रॉस का करंट आपको मेजर करना है। और फिर से इस अबाव ऑब्जर्वेशन टेबल में वहां पे उसी सेम ग्राफ में एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन द कर्व ऑफ आर्मेचर करंट अगेंस्ट द फील्ड करंट, यानी आर्मेचर करंट के अक्रॉस में, फील्ड करंट के अक्रॉस में आपको क्या करना है, ग्राफ निकालना है। और वो आपको ग्राफ क्या दिखा, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये ग्राफ कैसे शो होता है, तो ग्राफ विल बी शोज लाइक दिस। ये वीओसी हो गया, ये आईएससी, यानी दोनों के अक्रॉस में, शॉर्ट सर्किट करंट के अक्रॉस में और वोल्टेज के अक्रॉस में, इन दोनों के अक्रॉस में आपको क्या करना है, फील्ड करंट का आपको ग्राफ निकालना है। तो ये ओसीसी की ये एक लाइन दिख रही है, ये है आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एससीसी दिख रहा है, यानी क्या है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ करने के बाद यहां से ये करंट की लाइन ड्रॉ करना है। करंट के लाइन के ड्रॉ करने के वजह से यहाँ पर वेरियस आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि जेडएस, वीएस और आईएफ, ये तीनों वैल्यू आपको क्या होगी, फाइंड आउट होगी। और तीनों वैल्यू फाइंड आउट होने के वजह से आप आसानी से वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ZS इज इक्वल टू VOC डिवाइड बाय ISC। तो VOC डिवाइड बाय IOC, ये आपको सिंपल फार्मूला यूज करना है, जिस फार्मूले से आपको ZS मिल जाएगा। एक बार ZS आपको मिल गया, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, आपको उस ZS के हेल्प से, ZS इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, उससे आपको XS फाइंड आउट करना है, यानी XS इज इक्वल टू अंडर रूट ZS स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर। ये XS इधर आ जाएगा और ZS जो है वो इधर आएगा। तो ये XS इधर आ गया, तो इसके वजह से ZS स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर हो गया, तो XS की वैल्यू मिल गई। अब एक बार सिंक्रोनस रिएक्टेंस आपको मिल गया, तो EPH आप कैलकुलेट कीजिए। EPH इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट VPH cos phi प्लस IA RS स्क्वायर प्लस VPS sin phi प्लस माइनस IA XS। ये अपने को सिंक्रोनस रिएक्टेंस यहाँ अपने को चाहिए होता है, इसीलिए अपन ने ये सारी चीजें अपन ने किए हैं। अब EPH आपको पता है, VPH पता है, सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या है, EPH माइनस VPH। VPH यानी टर्मिनल वोल्टेज, तो EMF वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टेज इनटू 100। इस तरीके से आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का। RA यानी क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज, ये भी आपको इस सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड में आपको कैलकुलेट करना है। इसको निकालने के लिए सिंपल आपको ओहम मीटर का इस्तेमाल करना है। बाकी cos phi और sin phi, ये आपको phi जो है, phi इज नथिंग बट यूर द फेज डिफरेंस, ये भी आपको डायरेक्टली फार्मूले से पता चल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड से, ठीक है। सो अभी तक अपन ने इस वीडियो में जो समरी अपन ने देखे हैं कि अपन ने सबसे पहले फैक्टर देखे, अफेक्टिंग फैक्टर देखे टर्मिनल वोल्टेज के लिए और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, फिर हमने सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड देखे जिससे हमने वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट किए अल्टरनेटर का, ठीक है। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ये असाइनमेंट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एमएसबीटी क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग टू टर्मिनल वोल्टेज 4 मार्क्स के लिए, और विथ नेसेसरी ग्राफ एक्सप्लेन द सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 3 फेज जनरेटर। ये 6 मार्क के लिए बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम के थ्रू मुझे पोस्ट करना है, ओके। So in next video we learn the next unit, that is unit number 4, synchronous motor। हमें next unit start करना है, unit number 4 synchronous motor हम next video से start करेंगे, okay। So thank you very much for listening this video, thank you very much।